हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर एस फिजिक्स पंडा। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक डिस्कस करने आए हैं जो कि है कूलाम्स लॉ फ्रॉम गास लॉ। तो देखिए, हम लोग गास लॉ से कूलाम्स लॉ निकालना चाहते हैं। कूलाम्स लॉ में हमने क्या निकाला? फोर्स निकाला। गास लॉ से हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कहा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। तो किसी भी चार्ज से, देखिए गास लॉ में क्या हुआ कि कोई भी अगर एक चार्ज हमने लिया तो इससे जो गसियन सरफेस बना उसका शेप कैसा रहा? स्फेरिकल रहा। कैसा शेप रहा? स्फेरिकल। किसी भी एक सिंगल चार्ज से जो गसियन सरफेस का शेप बना वो स्फेरिकल बना। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिली? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको पता है कि देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर मैंने बताया, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस से कितनी फ्लक्स पास आउट करी? तो फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स एनक्लोज्ड थ्रू द गसियन सरफेस, ये क्या हो गया भाई? E इंटू डी एस के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो यहां देखो ए डॉट बी, हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ थीटा जो है एंगल किसके किसके बीच का हुआ? ई और डीएस के बीच में। तो कितना एंगल हुआ? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये हो गया ई डीएस कास जीरो। कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो टोटल फ्लक्स मिला वो कितना हुआ? ई डीएस के बराबर। ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान दें कि टोटल फ्लक्स कितना मिला, टोटल फ्लक्स ये तो हमारा हुआ डी फाई ई के बराबर। टोटल फ्लक्स तो हम लोग कहें इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग ई डीएस को। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहां पर इंटीग्रेशन किसका होगा? वेरिएबल टर्म का, वेरिएबल टर्म का। और इसकी देखिए वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां से हम लोग देखें, इसको आगे यहीं लिख ले रहे हैं कि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू और डीएस का इंटीग्रेशन यस होगा, और यस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो यहाँ जो फ्लक्स निकला वो कितना निकला? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फ्रॉम गासला से मुझे जो फ्लक्स निकला था वो कितना निकला था? फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अब हमें तो निकालना है कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ क्या है? कूलाम्स लॉ ये है, ये फोर्स निकालना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? Q नॉट E। और E की वैल्यू मैंने गास थ्योरम से निकाल ली है। तो यहां हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q नॉट अपान आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, और यही हमारा क्या है? दिस इज द कूलाम्स लॉ। तो हमने देखा कि गॉस लॉ से बड़ी आसानी से हमने कूलाम्स लॉ भी निकाल लिया। तो दिस इज होल अबाउट द कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। Now we are moving on the second topic, that is the use of Gauss law, use of Gauss theorem। हम लोग गॉस थ्योरम का यूज पढ़ना है। तो गॉस थ्योरम का यूज यहाँ तीन तरीके से है, तीन तरीके से गॉस थ्योरम का यूज हुआ। आज हम लोग एक यूज डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ? टॉपिक हमारा क्या हुआ? यूज ऑफ गॉस थ्योरम।
मीन्स दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, पहला एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long straight charged wire। अब इसमें देखिए दो तीन सब इस्तेमाल हुए हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग? इनफाइनेटली लॉन्ग का सेंस हुआ कि अगर लेंथ जो है उसकी ब्रेथ और के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो, अगर किसी भी वायर की लेंथ काफी ज्यादा हो उसकी ब्रेथ से, तो उस वायर को हम कहते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। और वो स्ट्रेट हो, सीधा हो, और वायर कैसा हो? चार्ज्ड वायर हो। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं क्या निकालना है, इसमें क्या करना है हमको, हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। और वायर मेरा कैसा हो? इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो। तो इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब मैंने आपको समझाया कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज मच मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस, तो उसकी रेडियस से अगर काफी ज्यादा होगी तो उस वायर को हम कहेंगे इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। जरा देखें, और ये वायर कैसा है? चार्ज्ड वायर। चलिए ये वायर हमारा क्या है? चार्ज्ड वायर है। तो हमने इस वायर को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। तो अगर कोई वायर चार्ज्ड हो गया तो हमें ध्यान देना है व्हाट इज द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। हमें पता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज से जो गॉसियन सरफेस का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो भाई देखो, एक चार्ज से मैंने जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस बनाया वो कैसा बनाया? स्फेरिकल बनाया। कैसा बनाया? स्फेरिकल। तो यहां पे क्या है? देखिए एक के साथ बहुत सारे चार्ज हैं, तो सारे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि अगर हम सभी से क्या बनाएंगे, हर कोई चार्ज कैसा बनाएगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएगा। तो वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनते बनते अगर हम देखेंगे सभी चार्ज का कलेक्टिवली देखेंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? शेप ऑफ जो गॉसियन सरफेस बनेगा ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के कारण जो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस बनेगा उसका शेप कैसा हो जाएगा? सिलिंड्रिकल। कैसा हो जाएगा? सिलिंड्रिकल। मान लेते हैं ये जो वायर है इसकी लेंथ हमारी L है। लेंथ कितनी? L है। और जो गॉसियन सरफेस बना उसकी रेडियस को हमने मान लिया कि क्या है वो? R रेडियस का गॉसियन सरफेस बना। ठीक है, तो अब जरा देखें मेरा पर्पज क्या है कि इस वायर के कारण, ये जो वायर है इस पूरे वायर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। मेरा पर्पज है, मींस हम क्या चाहते हैं? वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इस चार्ज्ड वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसकी हेल्प से करना है? गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर हमें करना है तो गॉस थ्योरम से हमें पहले निकलेगा क्या? पहले हम निकालें कि कितनी फ्लक्स है। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां देखा जाए कितने टाइप का सरफेस बना, कितने टाइप के एरिया वेक्टर बने। तो देखो ये जैसे हमारी ये पेन है, ये हमारी कैसी है? ये पेन सिलिंड्रिकल शेप की है। तो एक सरफेस तो ये वाला बना, एक सरफेस ये ऊपर वाला, देखिए एक सरफेस हमारा ये बना,
एक सरफेस हमारा ये पूरा बना और एक सरफेस हमारा ये फिर से जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो देखिए एक सरफेस ऊपर वाला, एक सरफेस नीचे वाला और एक सरफेस ये पूरा। ऐसा मत समझना इधर और इधर दोनों, नहीं नहीं, ये पूरा एक सरफेस है, ये पूरा एक सरफेस है। इसमें ये ऊपर, ये नीचे और ये पूरा सरफेस, ठीक है। तो जरा देखिए एरिया वेक्टर की बात करें। मैंने कहा एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के, ये जैसे सरफेस दिख रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और यहां इसके लिए देखिए, इसके लिए ये हमारी एरिया वेक्टर हो गई। भाई देखो ये नीचे सरफेस बना, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो मान लीजिए चले इसकी एरिया वेक्टर ये ds1 हो गया, ये ds2 हो गया और ये ds3 हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब मुझे चाहिए क्या कि इस पूरे सरफेस से कितनी टोटल फ्लक्स पास हो रही है, और इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लीनियरली। तो देखिए फ्लक्स, फ्लक्स हमारा क्या होगा? फ्लक्स एनक्लोज्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। तो क्या होगा? ये मैंने कहा फ्लक्स एनक्लोज्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ये किसके बराबर होगा? E इंटू ds के बराबर, ठीक है। अब जरा देखिए E इंटू ds, ये देखिए तीन पार्ट में बटा हुआ है। यहां पर फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यहां एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इस जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, देखिए फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस S1 क्या हो जाएगा? E ds1 प्लस क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस S2 के थ्रू क्या हो जाएगा? E ds2 और तीसरे के थ्रू क्या हो जाएगा? प्लस या फ्लक्स थ्रू S3। तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा? E ds3। इज इट क्लियर? यहां पर देखो इनके बीच का एंगल E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां थीटा इज इक्वल टू 0 और यहां थीटा इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जरा देखें कि यहाँ E ds1 cos थीटा, तो यहां पर इसको हम यहां लिख रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा कि फ्लक्स जो है हमारा हो जाएगा E ds1 cos 0 प्लस S2 से E ds2 cos, सॉरी यहाँ cos 90, यहाँ पर cos 0 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? S3 से E ds3 cos 90। तो हम लोग ये जानते हैं, इसको ध्यान दे लीजिए कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब इस सरफेस से S1 से और S3 से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रही है। यहां हो गया 0, यहां हो गया देखिए E ds2 के बराबर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये अगेन 0 हो गया। इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स हमारी पास करेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? E ds2 के बराबर। अब मुझे ध्यान ये देना है कि आखिर ds2 का शेप कैसा है? ds2 का शेप कैसा है? देखिए क्योंकि हमने बताया था कि शेप के अकॉर्डिंग ही हमको पता लगेगा कि गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, तो उसकी एरिया क्या होगी। तो देखिए ये शेप कैसा है? ये है सिलिंड्रिकल। ये क्या है? सिलिंड्रिकल। तो जरा देखिए जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? E और ds2 हम लोग जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E ds2 की जगह हम लोग S2 लिख दे रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ds2 का S2 हो जाएगा। और S2 की वैल्यू क्या होगी? E इंटू, ये कैसा शेप है? सिलिंड्रिकल शेप है। तो सिलेंडर की एरिया क्या होती है? 2 पाई r l।
चूंकि इसकी हाइट को हमने L माना है, लेंथ को हमने L माना है, तो 2 पाई RH होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स निकल गया। अच्छा, फ्रॉम गॉस थ्योरम वी नो दैट, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमको पता है, क्या पता है कि फ्लक्स कितने के बराबर होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इसको देखिए, E इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमारा पर्पस क्या है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, तो यहां से आप देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिखने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिल गई। लेकिन एक चीज और पता है कि हियर चार्जेज आर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक बार इसको जनरली बता देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पूरी लेंथ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपान L। मींस पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको लैम्डा बोलते हैं। तो जरा इस Q की वैल्यू को हम Q इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, लैम्डा L। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगी, जो कि मेरा पर्पज है कि इसमें क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, Q की जगह लैम्डा L रख देना है, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q अपान आर एल। Q की जगह लैम्डा L अपान आर एल, यहाँ से L कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लैम्डा बाई आर। ये मेरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मींस मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 2 लैम्डा बाई आर, यही मेरा फार्मूला हो गया। मींस चाहे ये फार्मूला हो चाहे ये दोनों एक ही फार्मूला है, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ही पता है सबको, इसलिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ द गॉस थ्योरम। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके दूसरे और तीसरे यूजेस के साथ। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल दैट इज RS Physics Funda।